सिविल सोसाइटी ब्रॉड विजन में हमारे सारे मसाइल हल कर सकती है अगर उनके पास मैंडेट होगा लोगों का, है ना? सही बात है, बिल्कुल आप सही सही बात है। अब मेरा सवाल है, नहीं अब मेरा सवाल है, सवाल सुनिए, आपको करेक्ट नहीं फिर करेक्ट करिए ना आप बाद में। फिर अब मेरा सवाल है, कुछ तो एमएलए साहब के भी लिए, एमएलए साहब जो होगा हमारा उसके लिए भी कुछ रखिए। अब खुद ही सारा जो हल करेंगे तो एमएलए हमारा किस काम का कि उसको वोट क्यों दें हम? फेडरेशन एक गैर सियासी तंजीम है, आप इस बात को मानते हैं? नहीं, ट्रेडर्स फेडरेशन का आईन ये कहता है कि ये गैर सियासी है, लेकिन ये गैर सियासी रही नहीं। वो सोसाइटी का भला भी नहीं कर सकते हैं, उनको करना ही नहीं चाहिए, वही नहीं कर भी नहीं सकते हैं। न कर तो सकते। मुझे ये बताइए परवीन साहब, आप भी तो चेयरमैन बने थे सिविल सोसाइटी के, अगर आपको भी यही इन्हीं अल्फाजों में कहेंगे कि जो आप कह रहे हैं कि ये खुद साख्ता है, बिल्कुल, तो मैं भी खुद आज भी डंके की चोट पर ये कहता हूं कि सिविल सोसाइटी सोपोर ट्रेडर्स फेडरेशन का आउटकम नहीं है। जिस तरह से इकोनॉमिक अलायंस सोपोर ट्रेडर्स फेडरेशन से एक नाम निहाद तंजीम बनी, यहाँ इलेक्शन होते हैं, और दूसरी होती है वो बॉडी जहाँ इलेक्शन नहीं होता, जो खुद साख्ता है। जैसे सिविल सोसाइटी सोपोर, जो मेरी सिविल सोसाइटी सोपोर थी, जिसे मैंने बनाया, जिसका मैं 2-2.5 वर्ष 3 वर्ष चेयरमैन भी रहा, लेकिन मुझे उससे अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी इसी मामले पर कि वो कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं, प्रेसिडेंट है। तो इसकी एक अहमियत है, वो सर उठा के कह सकता है कि मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट। 2 खानदानों 3 खानदानों के लोगों को जमा करके ये तो नहीं कह सकते हैं, 2-4 अफराद को जमा करके कि ये सिविल सोसाइटी सोपोर है, ये कैसे हो सकता है? आपको तो अपने लोग भी नहीं मानते, 8-10 आदमी सिविल सोसाइटी थोड़ी बनती है, ये नहीं बनती। इसमें दरअसल एक गलतफहमी पैदा होती है हमारे सदर साहब को, जो भी हों, कि वो ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर बन जाते हैं तो वो शायद समझते हैं कि मैं एमएलए को मेरी कभी कोई जरूरत पड़ेगी, मेरी तमाम खिदमत ट्रेड के लिए वक्फ है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में जनाब रशीद परवीन साहब शामिल हुए हैं। परवीन साहब का हम इस प्रोग्राम में आने के लिए खैर मकदम करते हैं और इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। परवीन साहब एक मोरिक है, मजमून निगार है, समाजी कारकुन है, एक उस्ताद भी रहे हैं। आप ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर से वाबस्ता रहे हैं और सिविल सोसाइटी सोपोर को भी इन्होंने तश्कील दिया है। परवीन साहब से सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि परवीन साहब, परवीन नाम बहुत अच्छा नाम है, किसने दिया? ये शायद पहली बार आप मुझे ट्रैप कर रहे हैं कि मेरे नाम के साथ परवीन नाम कैसे जुड़ गया। ये एक बार जब ये जुड़ गया तो फिर आखिर तक जुड़ा ही रहा, अब तक जुड़ा ही रहा। इसके बारे में इतना ही कहूँगा। ये आपकी अपनी पैदावार है या किसी ने आपको दिया है? दरअसल हायर सेकेंडरी दौर में जब मैंने अफसाने लिखने शुरू किए, ये लड़कपन का दौर था। ये ऐसा समझ लीजिए कि 16-17 बरस की शायद उम्र रही होगी, तो इंसान मैच्योर भी नहीं होता है और जो चीज़ उसको कहीं से अच्छी लगती है तो उसके अपने नाम के साथ जोड़ लेता है। उन दिनों वैसे भी अक्सर नावल निगार, अफसाना निगार कोई न कोई नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया करते थे। शायद इसी तरह ये भी जुड़ गया है। परवीन साहब, आप महकमा तालीम में रहे हैं, बहसीयत उस्ताद। बिल्कुल। आपने
محکمہ تعلیم میں ایک کام لمبا کیا ہے۔ عرصہ دیا ہے، کام کیا ہے، بڑی خوبی سے لگن سے کیا ہے. پھر آپ سبکدوش بھی ہوئے ہیں اور آج کل آپ بحثیت مورخ، بحثیت مضمون نگار اور بحثیت سماجی کارکن ابھر رہے ہیں. اور سب سے پہلے آپ نے مضمون نگاری شروع کی ریٹائر ہونے سے پہلے. ریٹائر ہونے کے بعد آپ نے مضمون نگاری شروع کی اور شاعری میں بھی آپ نے کچھ کتابیں لکھی ہے اصل اور بات کچھ یہ ہے، کتابیں بھی آپ نے تصنیف کی ہے. اپنی 7ویں جماعت سے ہی میرا یہ جو ذوق تھا کہانیوں کی طرف، افسانوں کی طرف وغیرہ یہ رہا. گھر کا کچھ ایسا ماحول بھی تھا، اور 8ویں جماعت میں آ کر میں ناول پڑھنے لگا، افسانے پڑھنے لگا. جتنے بھی برصغیر کے افسانہ نگار ہیں ان سے واقف ہوا، اور جتنے بھی اس وقت ادبی رسائل اچھے چھپا کرتے تھے بشمول یہ شمع 20ویں صدی اور دوسرے بھی کچھ اچھے جرائد تھے، تو میں یہ پڑھا کرتا تھا. تو افسانے لکھنے کا شوق بنیادی طور پر پیدا ہوا. ہائر سیکنڈری فرسٹ ایئر جسے ہم 9ویں کہتے ہیں، اس جماعت میں نے کچھ افسانے لکھے تھے، اپنی کاپی پر نوٹ کیے، لیکن کبھی اخبارات میں دینے کی وہ ہمت نہیں پڑی، کیونکہ سمجھتا تھا کہ یہ شاید میرے افسانے اس معیار کے ہوں نہ ہوں. یہ 10th میں جسے ہم سیکنڈ ایئر کہتے ہیں، تو اتفاق سے ہمارے ایک استاد تھے جن کا نام پریتمبر ناتھ فانی در تھا. وہ شاعر تھے، بنیادی طور پر وہ کشمیری بڑے اچھے شاعر تھے. تو کہیں سے ان کی وہ مجھے حاصل ہوئی، تو انہوں نے کہیں سے سنا کہ میں افسانے بھی لکھتا ہوں، تو 1-2 بار انہوں نے تقاضا کیا اور میرے افسانے پڑھے. تو 1-2 کو ٹک کیا کہ اور یہ ایڈوائز کی کہ آپ اسے اخبار میں دیجئے، بھیج دیجئے، کوشش کیجئے. بہرحال اس سال بھی میں نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی، لیکن 3rd ایئر یعنی جس کو ہم 11th کہتے ہیں، یہاں آ کر میں نے اپنا پہلا افسانہ اخبار آفتاب کو بھیجا، کیونکہ آفتاب ہی اس وقت ایک ایسا اخبار تھا جو افسانے چھاپنے لگا تھا. میرے پہلے عمر مجید صاحب آ گئے تھے سری نگر کے، مرحوم، اللہ ان کو مغفرت کرے. ان کا ایک افسانہ میں نے پڑھا تھا ایک دن، تو دوسرے تیسرے روز میں نے بھی اپنا ایک افسانہ اسی دیکھا دیکھی میں میل کیا. 2-4 روز کے بعد میں نے دیکھا، مجھے کئی لوگوں نے، اخبار تو میں نے خود نہیں دیکھا تھا پہلے، جب میں اسکول سے واپس آ گیا تو 1-2 دکانداروں نے جو مجھے جانتے تھے بلایا اور کہا کہ یہ آپ نے لکھا ہے، اخبار میں آیا ہے. تو حق یہ ہے کہ بچپنا بھی کچھ، کم عمر بھی کچھ، امیچورٹی تو میرے تو پہلے تو میں نے یقین ہی نہیں کیا کہ میرا بھی کوئی افسانہ اخبار میں آ سکتا ہے. لیکن بہرحال یہاں سے شروعات ہوئی. تو کالج لائف میں BA جب میں نے دیا تھا، BA کا ایگزام جو فائنل میں نے دیا تھا، اس کا رزلٹ آنے سے پہلے اگست میں شاید اس کا رزلٹ آ گیا تھا مجھے BA 1972 میں. لیکن میرا پہلا ناول اس سے پہلے مارچ یا اپریل میں ہی مارکیٹ میں آ چکا تھا. بہت بڑے پبلشرز تھے، ناز پبلشنگ ہاؤس دہلی، انہوں نے میرا ناول دل اور دیا، یہ میرا پہلا ناول تھا جو انہوں نے پبلش کیا. اس کے بعد 74 میں میرا دوسرا ناول آ گیا، جسے دہلی کے ایک اور پبلشر، کتابی ہاؤس شاید ان کا نام تھا، پہاڑی بوجلا دہلی، انہوں نے میرا دوسرا ناول چھاپا تھا. اس کے بعد یہ سفر اس طرح سے شروع ہوا. تو پورا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 78 تک
میرا یہ ادبی سفر پوری تیز رفتاری کے ساتھ میں بالکل تیز رفتاری کے ساتھ ادبی زینے اوپر اوپر چڑھتا رہا، لیکن کچھ ڈرامے بھی لکھے جو سوپور میں اور کہیں اور جگہوں پر سٹیج بھی ہوئے، بڑے اچھے کشمیری ڈرامے بھی لکھے. لیکن 78 میں میرا قلم مجھ سے چھوٹ گیا. کہانی اور جملہ اتنا ہی کہوں گا کہ مجھ پر پابندی لگ گئی. کس طرح کی پابندی تھی، کیسی پابندی تھی؟ اس کے بعد میں نے 78 سے لے کر 2005 تک کچھ بھی نہیں لکھا، نہ کوئی افسانہ لکھا، نہ کوئی ناول لکھا، نہ کوئی آرٹیکل لکھا. تو 2006 میں میرا یہ ادبی سفر کالم نگاری سے پھر ایک بار شروع ہو گیا. بیچ کے 25 ایئرز جو بھی ہیں یہ ادبی لحاظ سے بنجر ہے. کچھ نہیں لکھ پایا میں، کچھ لکھ نہیں سکا میں. دو چیزیں ہیں، کوشش میرے ذہن میں پلاٹ آتے رہے، ناول آتے رہے، افسانے چشموں کی طرح پھوٹتے رہے، لیکن پابندی تھی قلم اٹھانے کی، اس لیے قلم نہیں اٹھا پایا. یہ مختصر آپ کو بتا دیا. اس کے بعد 2006 میں ایک عجیب واقعہ ہو گیا پھر زندگی میں کہ جس نے پابندی کی تھی، جس نے قلم روک دیا تھا، انہوں نے قلم میرے ہاتھ میں دے دیا پھر ایک بار کہ آپ لکھو. بات صرف اتنی ہوئی کہ لکھو. اب آپ جانتے ہیں کہ 2080 سے یا 90 سے 2006 تک جو ہمارا پیریڈ رہا، جسے ہم ملیٹنسی کا پیریڈ کہتے ہیں، اس میں ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا. لہو لہو کشمیر دیکھا، لاشیں دیکھی، اور یہ جو حقائق ہم نے زندگی کے دیکھے وہ افسانوں سے زیادہ متحیر کن تھے، وہ حیران کن تھے. ایسے میں افسانے لکھنے کا کیا، یہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اگر لکھنا ہے تو کیا لکھنا ہے؟ کہ ناول جسے کوئی پوچھے گا نہیں، کیونکہ اردو اب وہ نہیں. مجھے پتہ ہے کہ اردو پڑھنے والے ہمارے گھروں میں نہیں، تو لوگ کہاں سے ملیں گے؟ اور افسانے نگاری، کیا افسانے لکھنے ہیں جب ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں، گزر چکے ہیں؟ ٹروما ہے، قبرستانوں کی خاموشی ہے. تو میں نے سوچا پھر کوئی اور راہ منتخب کی جائے. تو میں نے یہ کالم نگاری کی راہ منتخب کی، کالم نگار بن گیا، اخبارات کے لیے کالم لکھنے لگا. کوئی خاص اس میں میری پہچان نہیں تھی، واقفیت نہیں تھی. اس میں جو ایڈیٹر صاحبہ ہیں میرے، جنہوں نے میرے یہ کالم چھاپنے شروع کیے کشمیر میں، پہلے کشمیر میں، یہ عظما ہے، وہ ایک اخبار اطلاعات تھا، وجیز صاحب تھے، شین میم احمد صاحب، انہوں نے اپنے مشوروں سے مجھے نوازا. ان کا بہت بہت شکریہ. اور ان کے مشوروں پر عمل کر کے میں بہت جلد ہندوستان کے جتنے بھی بڑے اخبارات نکل رہے ہیں، بڑے اردو کے معیاری اخبارات، دہلی میں، حیدرآباد میں، کلکتہ میں، کوکٹہ میں، ان سب میں میرے آرٹیکل ان سب اخباروں کی زینت بنتے رہتے ہیں. خواہاں پر میں نے لکھا ہے گریٹ ہسٹورین، تو وہ آیا ہے. اس طرح سے اب مجھے میرا پلیٹ فارم وہاں ہے، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، جہاں میں چھپتا ہوں، جہاں میری پذیرائی ہوتی ہے. اور یہاں بھی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ جتنے بھی اخبارات ہیں ڈیلیز میں اچھے ہیں، اور یہ ویکلیز میں بھی سب میرا آرٹیکل ڈالتے رہتے ہیں. اور اس طرح سے یہ میں آگے بڑھتا رہتا ہوں. لیکن پولیٹیکل، میں اب پولیٹکس یا ہسٹری تو آگے سمجھ کر میں کالم لکھتا ہوں. تو یہ پولیٹکس کو، اس کے بارے میں سمجھنا، اس کو سوچنا، اس کا یہ مطالعہ کرنا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں بڑی حد تک کامیاب رہا، اور مجھے بہت بڑی پذیرائی بھی مل گئی اس میں. کیونکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے کالم اتنے بڑے اخباروں میں، پولیٹیکل کالم نیشنل انٹرنیشنل کشمیر کے چھپتے ہیں، اور بہت پسند بھی کیے جاتے ہیں. یہ اب تک کا جو مختصر تھا کہ یہ میرا ادبی سفر کیا شروع رہا، کہاں رہا، کیسے رہا.
परवीन साहब 78 से 2006 तक आपने लिखना छोड़ दिया. आप नावल निगार रहे, आप अफसाना निगार रहे, आप ड्रामा नवीस रहे, बिल्कुल, आप मौरिक रहे, आप समाजी कारकुन रहे. बिल्कुल, ये चीज आपने नहीं छोड़ी. मसलन कि आप जब महकमा तालीम से सबकदोश हुई, फिर आपकी रगबत तुजारत की तरफ बिल्कुल, 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 बिल्कुल होगी, तुजारत की तरफ होगी. तो आपने तुजारत को अपना एक मकसद बनाया कि इसको हम सुधारें, संभालें और तुजारत करें. इस लिहाज से मुझे लगता है कि आपने एक प्लेटफार्म में हिस्सा लिया जो ताजरों का एक प्लेटफार्म है, जिसे ट्रेडर्स फेडरेशन कहा जा रहा है. उस ट्रेडर्स फेडरेशन में आपने बड़ा चढ़ाकर हिस्सा लिया, उसको संवारने, सजाने और एक अमली शक्ल उसको देने में. आपने इलेक्शन भी लड़े हैं वैसे ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. तो फिर आपने ट्रेडर्स फेडरेशन को छोड़ दिया, वजह क्या थी? मिर्ज़ा साहब, दरअसल आपने जिस तरह से सवाल किया है, इसके कई हिस्से हैं और मैं इन हिस्सों में ही आपको जवाब भी दूंगा कि मैंने लिखना खुद नहीं छोड़ा. मैंने पहले ही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मुझ पर पाबंदी थी. अब किस तरह की पाबंदी थी, कैसी थी, ये तो मेरे लिए बात है, ये आवाम के लिए या ये आपके लिए नहीं है. 2005 तक, जैसा मैंने कहा, कलम का जो ये था सिलसिला वो टूट चुका था. 2006 में मैंने फिर से कलम हाथ में लिया, लेकिन असल जो मेरी ज़ाती ज़िंदगी है जिसमें मैं सरूज भी करता रहा, तिजारत में तिजारत बहुत पहले से मैंने शुरू की थी. 80 से शुरू की थी, 80 से पहले भी मेरी दुकान थी. तो छोटी ही दुकान थी, अब मैं बड़ी नहीं कहूँगा, लेकिन तिजारत में मैं था. 2005 के बाद जब कलम की पाबंदी मुझसे उठ गई, मुझ पर से उठा दी गई, जिसने भी उठाई, यकीनी तौर पर मैं तिजारत में उस वक़्त ठीक ठाक चल रहा था. तो तिजारत के साथ, ट्रेड के साथ मेरी दिलचस्पी होना एक कुदरती बात भी एक. दूसरी ये कि ये खान साहब जो मशहूर मारूफ ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर रहे हैं, जिनकी आज भी पजीराई सोपोर में होती है बिला तफरी के, वो मेरे बचपन के दोस्त थे. तो उन्होंने एक बार दुकान पर आकर मुझे ये ट्रेडर्स फेडरेशन का सीधा, उस वक़्त इलेक्शन इंतखाबात हो रहे थे उनके, तो मुझे उसमें इलेक्शन बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी इंडक्ट किया. पहले ही दिन मुलाकात आ गई. मैं इनकार भी नहीं कर सका. मेरी दिलचस्पियां ट्रेड के साथ थी या नहीं थी, लेकिन वो मेरे दोस्त थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके साथ चला गया और इंतखाबात हो गए. मैं जनरल सेक्रेटरी था उस इलेक्शन बोर्ड का. खान साहब जीत गए. उसके बाद मैं ट्रेड में पूरा मुतहरिक रहा उनके साथ बहुत अरसे तक, यहाँ तक कि उनकी शहादत के बाद ट्रेडर्स फेडरेशन में एक खला पैदा हो गया. कुछ अरसा बाद इंतखाबात की बात आ गई. इंतखाबात में खान की जो लॉबी थी या ग्रुप था, मैंने उसको रिप्रेजेंट किया. मुझे वहाँ से मैंडेट मिला
اور دوسری طرف حاجی محمد اشرف گنائی اس وقت مقابل میں آ گئے. بہرحال کچھ وجوہات کی بنا پر حالات بھی ایسے تھے جو اب جنہیں اب ریویل کرنا، ماضی کو دہرانا میں مجھے لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے. لیکن کچھ ایسا ہوا کہ 2 4 5 آدمی جنہوں نے فارم بھی بھر لیے تھے، جو ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اس میں پارٹ پلے کر کے حکم بن گئے، خود ہی حکم بھی بن گئے اور حاجی محمد اشرف گنائی کو نامزد صدر کیا. تو یہ ایک الیکشن تھا. دوسرا الیکشن وہ تھا جس میں میں نے حصہ لیا، اور اس الیکشن میں میرے ساتھ اور بھی ایک ساتھی سوپور کے تھے، انہوں نے بھی حصہ لیا. حاجی محمد اسماعیل کھورو صاحب تھے کینڈیڈیٹ، میں تھا، اور حاجی محمد اشرف گنائی تھے. کیسے اور کیا، اب ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں دہرانے کا، کیونکہ کوئی کنفیوژن پیدا نہیں ہونا چاہیے. تو حاجی محمد اشرف گنائی جیت گئے، ٹھیک ہے، وہ منڈیٹ لے کر آ گئے. اور اس کے بعد ایک اور الیکشن ہو گیا جو حال ہی میں ہو گیا پیچھے، جس میں رئیس احد کلو تھے، حاجی محمد اشرف گنائی تھے، 2 ہی تھے، بالکل بالمقابل یہ کینڈیڈیٹ تھے. تو حاجی محمد اشرف گنائی منتخب ہوئے، 150 ووٹ سے وہ شاید آگے بڑھے. تو جینیونلی آج کل وہ صدر ہیں. اب وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں، دکانداروں کی توقعات پوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ ان کا کام ہے. دکانداروں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، اور ہم اس کو جینیون مینڈیٹ کہیں گے. اس میں کوئی، جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ جس کو لوگ چن لیتے ہیں 1 2 ووٹ کے فرق سے بھی بن جاتا ہے. تو کچھ اندرونی کھانا جو ٹریڈ میں نے دیکھا، وہ کچھ باتیں مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں تھی، پسند نہیں آئی. میں شاید اس طریقے کا کوئی سیدھا سادہ بندہ ہی ہوں، میں کوئی حکمت عملی، کوئی فریب، کوئی دھوکہ، کوئی جھوٹ، یہ سب چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں. تو ٹریڈ سے میں کنارہ کش ہو گیا. میں کوئی کسی عہدے پر بھی نہیں تھا. اس وقت بھی بحیثیت دکاندار ٹریڈ کا ممبر ہوں. اور جب ٹریڈ کو کسی شخص کو نہیں، جب ٹریڈ کو میری کبھی کوئی ضرورت پڑے گی، میری تمام خدمات ٹریڈ کے لیے وقف ہیں. کیونکہ ٹریڈرز فیڈریشن جو ہے یہ سوپور کے دکانداروں کی جماعت ہے، یہ ان کے مفادات کی رکھوالی کرنے والی جماعت ہے، ان کی رکھوالی کرنے والی جماعت ہے. تو میں آپ مجھے ہمیشہ آگے پائیں گے. لیکن وہ فریب یا جھوٹ یا مکاری یا ایک دن یہ بیان تو دوسرے دن یہ بیان، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میں ٹریڈ سے تھوڑا دور ہی ہوں. دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے کیا ہے، جو آئے ہیں، جنہوں نے ووٹ دیا ہے، نہیں دیا ہے، کیسا کام چلا لیتے ہیں. بس ایک شکایت ہے مجھے کہ سوپور کا جو ٹریڈ ہے بنیادی طور پر موقوف ہونا چاہے تھا دکانداری تک، دکانات تک، دکانداروں کے مسائل تک. لیکن اس میں دراصل ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے ہمارے صدر صاحب کو، جو بھی ہوں، کہ وہ ٹریڈرز فیڈریشن کے صدر بن جاتے ہیں تو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ میں ایم ایل اے ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد وہ سوپور کے تمام مسائل ریڈرس کرنا چاہتے ہیں، جو نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اس کے لیے وسائل کچھ اور ہیں، اس کے لیے مسائل کچھ اور ہیں، ان کے لیے نمائندے کچھ اور ہیں. یہ ٹریڈ کا تو اپنا ایک دائرہ عمل ہوتا ہے. انہیں میں آج بھی یہی کہوں گا کہ ٹریڈ کے صدر کو اسی دائرہ عمل میں کام کرنا چاہیے، تب کو یہ کامیابی ہو جائے گی. تب وہ اپنے ٹریڈ اور ٹریڈ جو برادری ہے ان کے مفادات کی رکھوالی کر پائیں گے. بحیثیت تاجر آپ ٹریڈرز فیڈریشن کے ممبر بدستور ہیں. بالکل. ایک تاجر ہونے کے ناطے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ سے بجلی سرکار چھین رہی ہے،
तो ये किसका मसला है? ये मसला सिविल सोसाइटी का मसला है। देखिए, मैंने जो सिविल सोसाइटी बनाई थी, जिसका मैं फाउंडर हूं, उसका एम, उसका मकसद, उसका मतलब और उसका मुद्दा यही है कि आप सौ खानों में बटे हों, आप 100 पॉलिटिकल पार्टी में बटे हों, आप 100 फोरमों में बट, जैसे यहाँ कितने फोरम है, मेसनों का अलग है, तरखानों का अलग है, तिजारत का अलग है, मशीन ड्राइवर्स का अलग है, फुटपाथ का, ये सारे अलग 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 अपने खाने, अपने अपने शोबे में अपनी महारत के साथ, अपनी ये निगाहबानी के साथ रह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सोपोर के आम मसाइल का ताल्लुक है, जैसे पानी है, बिजली है, दूसरे अस्पताल का मामला है, ये सड़कों का मामला है, ये सोपोर के आम मसाइल, ये एक कांग्रेसी को भी ज़रूरत है, नेशनली को भी ज़रूरत है, जमात इस्लामी को भी, इसमें हमें मुतहिद होना चाहिए। और ये मुतहिद करने वाला प्लेटफार्म मैंने सोचा था कि सिविल सोसाइटी ही बनेगी, और कोई प्लेटफार्म नहीं बन सकता। इसीलिए जब मैंने ये सिविल सोसाइटी बनाई थी तो मैंने इसमें एक ऑप्शन ये खुला रखा था कि कोई भी शख्स किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी ट्रेड यूनियन के साथ रहने के बावजूद सिविल सोसाइटी का मेंबर रह सकता है, क्योंकि यहाँ वही मसले रिड्रेस होंगे, वही मसले मसाइल आगे बढ़ाएंगे जो उन दायरों में नहीं आते। मसलन फुटपाथ एसोसिएशन का दायरा ये नहीं है कि वो अस्पताल पर बात करे, उनका दायरा ये नहीं है कि वो बिजली की बात करे, उनके अपने मसाइल हैं, ताजिर के अपने मसाइल हैं, मेसन के अपने मसाइल हैं, तरखान के अपने मसाइल हैं, बैंडसा ओनर्स के अपने मसाइल हैं। ये सिर्फ सिविल सोसाइटी सोपोर एक प्लेटफार्म हो सकता था जो इन कॉमन मसाइल को रिड्रेस कर सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा अभी होने का इम्कान नहीं है। तो क्यों नहीं, आपको अगर कोई सवाल पूछना हो इस बारे में तो मैं जवाब दूंगा। परवीन साहब, मैंने ये कहा था कि एक ताजिर से अगर बिजली छीन ली जा रही है तो क्या किया जाए? भाई, बिजली छीन लेना सही बात है या बिजली में कमी सही बात है, लेकिन ये जो आपका इशारा जिस तरफ है, इस जो गुजर गया, जो अभी तक ये हमारा जो ये विंटर का ये सीज़न है अब गुजरने वाला है, इंशाल्लाह गुजर भी जाएगा, इसमें बिजली की बहुत दिक्कत रही। आपका इशारा इस तरफ होगा, पिछले सालों में भी ऐसा रहा करता था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही रहा। तो शायद ये सारे कश्मीर में था, सोपोर में ही नहीं था, सारे कश्मीर में था। इसका जो अजाला है, जहाँ से अजाला हो सकता था, वो लोग बाहर नहीं आए। ये कोई किसी एक छोटी सी तंजीम का मामला है ही नहीं, ये अवामी मसला बन के उभर आया है। बिजली है, पानी है, अस्पताल है, ये मुकम्मल अवाम का मसला है। इसके लिए अवामी प्लेटफार्म और वो अवामी नुमाइंदे जो अपने आप को इस वक्त या इस दौर में या इस हुकूमत के साथ अपने आप को अवामी नुमाइंदे कहते हैं, ये उनका फर्ज बनता था कि वो इस क्राइसिस को हल करें। अगर वो नहीं करते हैं तो लोग देख रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं किया तो लोगों को समझना चाहिए कि वो कल किस मुंह से आपके पास आ जाते हैं, हमें वोट दो, हम आपके नुमाइंदे हैं, किस तरीके से वो आ जाएंगे, हम आपके लिए काम करते हैं, किस तरीके से आकर ये कहें कि हमने अपनी खिदमत आवाम के लिए मुख्तसस की है, मौक़िफ़ की है, कैसे कह सकते हैं? ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बुनियादी तौर पर मैंने फिर आप से यही अर्ज़ किया कि ये सिविल सोसाइटी ही एक ऐसा प्लेटफार्म है जो इन तमाम अवामी मसाइल को रिड्रेस कर सकती है। लेकिन ये सिविल सोसाइटी सोपोर हो, न कि कोई एसोसिएशन हो 2-3 घरों की, 2-4 अफराद की, वो नहीं कर पाएंगे। उनकी आवाज़ में दम ही नहीं होगा, नहीं हो सकता है उनकी आवाज़ में दम। और कोई सवाल? परवीन साहब, मैं खुद ये सवाल फिर दोहराऊंगा। एक ताजिर या एक मार्केट की बात करेंगे हम, बिजली से महरूम है, नहीं मिल रही है बिजली, ये मामला
ट्रेडर्स फेडरेशन का है या सिविल सोसाइटी का है या पॉलिटिक्स का है? क्या करें? आप इनको खानों में मत बांटिए। देखिए, सबसे पहला ये जो मसला ये ट्रेडर का है, ये ट्रेडर्स फेडरेशन सदर का है कि उन्हें बिजली मुहैया नहीं रहती। अब वो ब्रांड साहब वगैरह, वो ड्राइवर उनकी भी अपनी एक है, उन्हें ट्रेड के साथ ज्वाइंट एफर्ट करना चाहिए था कि हमें बिजली क्यों नहीं मिलती है। अब ये सिर्फ ट्रेड का मसला नहीं, ट्रेडर्स का जो है, दुकानदारों का 5-6 बजे तक दुकानें चलती, उसके बाद घरों की ज़रूरत है, एक आम ज़रूरत है। आप इसके बगैर कुछ कर ही नहीं पाते घरों में, तो ये उनकी ज़रूरत है, तो अवामी मसला बन गया। तो मिलजुल के जब हम इस पर सोचेंगे, मुजतहिद करके इसको, तो एक बड़ा अवामी मसला है, किसी एक पार्ट का नहीं है। और अवामी मसला वही होता है जिसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। सिविल सोसाइटी अवाम होता है, ये कोई खास तंजीम नहीं है 5-8 आदमियों की। सिविल सोसाइटी का मतलब ही है कि तमाम लोग, तमाम शोबों से मुतल्लिक लोग, तमाम सोपोर के लोग, कहीं भी हों, किसी तबके भी हों, किसी माशरे के भी हों, किसी शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हों, मुलाजिम हों, गैर मुलाजिम हों, सरकारी मुलाजिम हों, ये सब इसमें आ जाते हैं सिविल सोसाइटी सोपोर में। इसलिए मैंने लफ्ज़ सिविल सोसाइटी इस्तेमाल किया। यह आवाम का मसला है और आवाम को ही इसके लिए आगे आना चाहिए। अब आवाम के वो नुमाइंदे जो सर फटोल करते हैं कि हम उसके सदर हैं, हम इसको, तो उनसे पूछना चाहिए था, आवाम को भी पूछना चाहिए कि आप जो बार बार हमारे पास आते हो, ये सोशल मीडिया चलाते हो, हम सदर हैं, रोज़ और 24 घंटे सोशल मीडिया पर सरगर्म रहते हो कि हमने ये किया वो किया, क्या करते हो? कोई एक मसला हल करके तो दे दो। जब नहीं होता है तो कहो नहीं, हमसे नहीं होगा, ये क्यों परेशान करते हो, क्यों हमारा वक्त ज़ाया करते हो, क्यों अपना वक्त ज़ाया करते हो? ये है। तो परवीन साहब, दो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। एक ये कि बहैसियत ताजर अगर उसकी बिजली या एक मार्केट की बिजली ना हो तो ये ट्रेडर्स फेडरेशन का मसला है, आपके कहने के मुताबिक। मसला उनका भी है, क्यों नहीं है? ताजर को तमाम सहूलियत चाहिए। हाँ। और जब यही ताजर अपने घर जाता है तो वहां बिजली नहीं होती, ये दूसरा मामला है। तो ये सिविल सोसाइटी का मसला है, ये अब हो गया सारे सोपोर का मसला, एमएलए का मसला है। बिल्कुल। अब ये पॉलिटिकली इसको अप्रोच कहाँ करना है? इस शख्स को, इन लोगों को, अवाम को, तीनों चीजें मेरे, इस शख्स को जो मुतासिर है, इन लोगों को जो मुतासिर है, इस अवाम को जो सोसाइटी के मेंबर है तमाम, और इनको किस तरफ रुजू करना। अब देखना है कि जो इसके कलीदी ओहदेदार है, जिनके हाथों में ये मामला है, उन तक पहुंचना है, उन तक जाना है, उनसे राब्ता कायम करना है। इसके लिए भी कुछ नुमाइंदों की जरूरत होती है। और यही फिर घूम फिर के मैं इसी पर आ गया कि अगर आपकी सिविल सोसाइटी एक सिविल सोसाइटी है सही मायनों में, तो उसमें आपका ताजर भी आ गया, उसमें आपका फुटपाथ वाला भी आ गया, उसमें आपका मुलाजिम भी आ गया, उसमें आपका वकील भी आ गया, उसमें आपका डॉक्टर भी। जब सारे ये लोग एक शोबे में, एक प्लेटफार्म में आकर अपने एमएलए के पास, अपने उस ओहदेदार के पास, चीफ इंजीनियर के पास, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जा सकते हैं, इसकी एक आवाज होगी, एक मुतहिद प्लेटफार्म होगा, एक शान के साथ जाएगा कि ये सिविल सोसाइटी सोपोर है। लेकिन आप 2 खानदानों 3 खानदानों के लोगों को जमा करके ये तो नहीं कह सकते हैं, 2-4 अफराद को जमा करके कि ये सिविल सोसाइटी सोपोर है। ये कैसे हो सकता है? आपको तो अपने लोग भी नहीं मानते। 8-10 आदमी सिविल सोसाइटी थोड़ी बनती है, ये नहीं बनती। परवीन साहब, जहां तक मेरे समझने का ताल्लुक है, एक ही मसले को हम दो नजरों से देखते हैं, 2 नजरिया से देखते हैं। एक ये कि यही मसला एक जगह पे ट्रेडर्स फेडरेशन का बन जाता है और इसी मसले को लेकर हम दूसरी जगह पे इसको सिविल सोसाइटी का मसला बनाते हैं। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। परवीन साहब, इलेक्टेड बॉडी और सिलेक्टेड बॉडी में कोई फर्क है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको ये करेक्ट कर दूं कि ये 2 चीजें नहीं बनती है। दुकानदार सोपोर का बाशिंदा है, ये सिविल सोसाइटी बनता है।
कितने भी दुकान आपके जहन में ये तस्वीर है कि वो ट्रेडर अलग है और सिविल सोसाइटी अलग, ये अलग चीज कोई, ये एक ही चीज के कंपार्टमेंट्स है। जैसे मैं यहाँ दुकानदार हूँ, लेकिन मैं फर्द हूँ सिविल सोसाइटी सोपोर का, मैं सोपोर का बाशिंदा हूँ, आप सोपोर के बाशिंदे, आप सिविल सोसाइटी के फर्द हैं, बस इसलिए एक ही बन गया। पहली बात ये। अब दूसरी बात जो आपने पूछी है कि इलेक्टेड बॉडी और सिलेक्टेड बॉडी, बहुत बड़ा फर्क है। मैंने अभी जेन्युइनली आपसे कहा कि मेरे लाख इख्तलाफ हो सकते हैं मोहम्मद अशरफ गनाई के साथ, लेकिन वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उनकी इलेक्टेड बॉडी है। आपको, मुझे और सोपोर के ट्रेडर को ये मानना पड़ेगा कि वो ट्रेडर्स फेडरेशन का सदर है। अगर कोई नहीं मानेगा तो उसकी कमजरफी होगी, क्योंकि उन्होंने 1000 या 1100 वोट लिए हैं और हारने वाले ने 1000 वोट लिए, 1 या 150 का फर्क है, तो वो जेन्युइनली प्रेसिडेंट है। तो इसकी एक अहमियत है, वो सर उठा के कह सकता है कि मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ, मेरी यहाँ इलेक्शन होते, और दूसरी होती है वो बॉडी जहाँ इलेक्शन नहीं होता, जो खुद साख्ता है। जैसे सिविल सोसाइटी सोपोर, जो मेरी सिविल सोसाइटी सोपोर थी, जिसे मैंने बनाया, जिसका मैं 2-2.5 वर्ष 3 वर्ष चेयरमैन भी रहा, लेकिन मुझे उससे अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी इसी मामले पर कि वो कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है। मैं अलहदगी जब मैंने इख्तियार की तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या प्रेस नोट अखबारात में दिया और क्या मैंने रिकॉर्ड कराया। भी खाहों और दोस्तों रफीकों के जो पैगाम पिछले 1 महीने के अंदर मुझ तक पहुंचे हैं, वो कुछ ऐसा तासुर पैदा करते हैं कि शायद इस फोरम से, जिसका मैं खुद ही बानी भी हूँ, इससे मेरी अलहदगी किसी रंजिश, पसंद या नापसंद या किसी जाती मसले पर इख्तिलाफ की वजह से है। मैं इस बात की तरदीद करता हूँ, इस फोरम से मेरी अलहदगी कतन मेरी अपनी ज़ात से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि हक यह है कि बहैसियत चेयरमैन के अपने दौरानिया में मुशाहिदात, तजुर्बात और अंदर के छोटे छोटे हवादिस से मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि हमसे कुछ बुनियादी गलतियाँ आयन बनाने में हुई हैं, और मैं खुद भी इसका एतराफ़ करता हूँ। आयन में हमने एक जनरल काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव और सबसे बाला एक नई तख्लीक कोर ग्रुप के नाम से वजूद में लाई थी। और अजीब गरीब बात यह है कि हमने तमाम ओहदेदारों के चुनाव को भी इसी कोर ग्रुप से मशरूत किया था। यानी आसान अल्फाज में यही अफराद जिनकी तादाद पहले 20 थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद 12 तक महदूद रह गई। इस गाड़ी के इंजन को भी चलाते थे, इसमें खुद ही सफ़र भी करते थे, और किसी दूसरे पैसेंजर को किसी तरह इसमें अंदर आने की गुंजाइश ही नहीं रखी गई थी। जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव का सिर्फ तस्वुर था और जुबानी कहा जाता था, लेकिन कभी मौजूद नहीं थी। अपने आखिरी साल के दौरान मेरी ये सोच फिक्र गहरी और शिद्दत अख्तियार करती गई कि ये फोरम, जिसका मैं मुंतखब चेयरमैन था, सही मायनों में सिविल सोसाइटी सोपोर कहलाने का मुस्तहिक नहीं, क्योंकि अब यह ऐसा फोरम था जिसने न तो कभी अवामी मैंडेट लिया था, न सिर्फ जनरल काउंसिल बुलाई थी, और न कभी एग्जीक्यूटिव तश्कील दी थी। ये ख्याल मेरे अंदर शिद्दत अख्तियार कर गया कि सिविल सोसाइटी सोपोर को ग्राउंड लेवल पर फाल और मुतहरिक करने के लिए इसमें वुसअत की ज़रूरत भी है, और आयन पर नज़रसानी की शाशत ज़रूरत है। इस आयन को जमहूरी और अवामी उमंग के मुताबिक नए सिरे से तरतीब देना नागुज़ीर हो चुका था, ताकि ये तासुर सरकारी और गैर सरकारी ऐवानों से ख़त्म किया जा सके कि ये चंद अफराद का अपना प्लेटफार्म है। लेकिन कोर ग्रुप, जिसमें अब सिर्फ 12 अफराद थे, मेरी सोच के साथ हम आंग नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मैंने चेयरमैनशिप से आज खुद सबकदोशी की और मोहतरम खूरू साहब को अबूरी चेयरमैन बनाकर यह मैंडेट दिया कि इंतखाबात होने चाहिए। उन्होंने जनरल काउंसिल के लिए ओपन इंटिमेशन जारी की और 200 बाइज्जत अफराद ने भी सोपोर से सिविल सोसाइटी के लिए फार्म भर दिए। अब मेरे लिए यह सवाल बड़ा अहम था कि इन अफराद की मीटिंग से पहले ये तय किया जाना लाजमी था कि ये अफराद जो 200 की तादाद में आए हैं, जिन्होंने फार्म बने हैं सिविल सोसाइटी के लिए, इनका हक क्या बनता है, इनके फराइज क्या बनते हैं, क्या इनको वोट देने का हक है? अगर वोट देने का हक है तो फिर इनको वो इलेक्शन में लड़ने का भी हक होना चाहिए। ये सीधी सी बात है। ये कैसे हो सकता है कि इनको हम हक दे दें वोट डालने का, लेकिन
8 आदमियों से मैं ही से सिर्फ चेयरमैन भी उठेगा, खजांची भी उठेगा, प्रेसिडेंट भी उठेगा, सदर भी उठेगा और ये सेक्रेटरी भी उठेगा, ये मुझे कबूल नहीं था, इसको मैंने पसंद नहीं किया। और यही वो बुनियादी बात है कि मैंने सिविल सोसाइटी से अलहदगी इख्तियार की। मैं ऐसे आइन को जो एक बंद कमरे की मानंद हो, जिसमें न दरवाजे हों, न आने के लिए दरवाजे हों, न किसी और के जाने के लिए, वापस जाने के लिए दरवाजे हों, और मुकम्मल तौर पर सब कुछ बंद किए हों, कील ठोक ठोकर हमने, तो इसको तश्कील देना नए सिरे से लाजमी और नागुज़ीर है। ये फोरम चंद अफराद की तस्कीन और उफ्तादी के तबाह के लिए वक्फ है। दुनिया का कोई आइन आसमानी सहीफा और हत में नहीं होता है, बल्कि वक्त और हालात से मुताबिकत बनाए रखने के लिए इसमें इनकलाबी तरामीम की अशद ज़रूरत होती है। मैंने भी यही महसूस किया कि सिविल सोसाइटी सोपोर न तो किसी की जागीर है, न किसी की प्रॉपर्टी है, न किसी घर की लोंडी है, और न किसी शख्स या चंद अफराद का रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो मिल्कियत में शुमार होता है। मैं सोपोर का एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से किसी भी ऐसे फोरम का अदना सा मेंबर होने पर फख्र हासिल करूंगा जो अवामी सतह पर उस्तवार हो, जिसकी मेंबरशिप हो, जिसके इंतखाबात होते हों, और जिसमें हर मेंबर को इलेक्शन में वोट डालने और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो। वही असल सिविल सोसाइटी सोपोर है। जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये कोई सिविल सोसाइटी नहीं है। ये दो, इसमें गुरु साहब है सरपरस्त आला, ता हयात सरपरस्त आला, खुरू साहब है अबूरी चेयरमैन जिनको मैंने बनाया। अब शायद उनका ख्याल है कि 2-4 बरस तक मैं इस गोरख धंधे को आगे चलाऊं और इसी तरह चेयरमैन रहूं। ये उनका अपना मामला है। ये एसोसिएशन है, एक गुरु खुरू एसोसिएशन भी कही जा सकती है, 7 आदमियों की एसोसिएशन भी कही, कोई सिविल सोसाइटी सोपोर ये नहीं है मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, जहाँ तक मैं सिविल सोसाइटी को जानता हूँ कि सिविल सोसाइटी क्या चीज़ होती है। इसीलिए मैं इस सिविल सोसाइटी से अलग हो गया, अलहदा हो गया। अरविंद साहब, आप सोपोर के मारूफ, नामी गरामी और बावकार ताजर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपने ट्रेडर्स फेडरेशन के चुनाव में हिस्सा लिया, बिल्कुल बिल्कुल, मैंडेट पर इलेक्शन लड़ा, बहसीत सदर ट्रेडर्स फेडरेशन आपने चुनाव हारा, तो फिर आप ही ने सिविल सोसाइटी को तश्कील दिया कि नहीं दिया? दरअसल वानी साहब, मैं आपको याद दिलाऊं कि इस सवाल का जवाब बहुत बार मैं दे चुका हूं कि क्यों बना दी सिविल सोसाइटी का मकसद और क्यों बनाई मैंने। देखिए, ये इत्तेफाक है कि हमने इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन हारा, तस्लीम करता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक और जीतना है, एक और ना। उसके बाद मैंने सिविल सोसाइटी नहीं बनाई, ये गलत फहमी है। 8 महीने, 9 महीने, 7 महीने या 1 साल गुजरने के बाद मैंने आपको पहले ही ये कहा है कि जब मैंने ये देखा कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह जमा नहीं हो रहे हैं, ट्रेड में ताजुर है, दूसरी एसोसिएशन में दूसरे लोग हैं, कुछ ताजुर जो नाराज हैं ट्रेड से वो अलग हैं, क्यों ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जो इस सियासी कश्मकश से बाहर हो, जो इस ट्रेडिज्म से बाहर हो, जो इस तबकाती कश्मकश से बाहर हो, जो सोपोर में रंग नस्ल वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों को छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर मुजतहिद हो, मुजतमा हो, मुतहिद हो, ताकि अपने मसाइल को, जैसा अभी आपने कहा, अपने कॉमन मसाइल को आगे रिड्रेस कर सके। सिविल सोसाइटी का मकसद मुद्दा यही है कि इसलिए नहीं बनी है कि मैंने हारा या किसी और, मैंने ही नहीं, उसमें कुछ और शख्स भी थे जिन्होंने हारा ट्रेडर्स के इलेक्शन, वो मेरे साथ थोड़ी थे, वो मेरे साथ नहीं थे जब मैंने सिविल सोसाइटी बनाई। अगर ये ऐसा होता तो फिर वो भी मेरे साथ आ जाते। नहीं, सिविल सोसाइटी का मकसद ही कुछ और है, सिविल सोसाइटी का मतलब ही कुछ और है। सिविल सोसाइटी किसी तरह कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, किसी तरह
کوئی ایک جماعت نہیں ہے. جیسا یہ غلط فہمی آپ دور کریں. اور یہ ایسا کہا جا رہا ہے لیکن میں نے مدلل آپ کا یہ جواب دیا ہے. اور بھی اس کے بارے میں کوئی سوال کہیں سے بھی آئے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں آج بھی ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتا ہوں کہ سول سوسائٹی سوپور ٹریڈرز فیڈریشن کا آؤٹ کم نہیں ہے. جس طرح سے اکانومک الائنس سوپور ٹریڈرز فیڈریشن سے ایک نام نہاد تنظیم بنی ہے. سول سوسائٹی سوپور وہ نام نہاد تنظیم نہیں تھی جسے میں بنانا چاہتا تھا. نہیں، اکنامک الائنس اور ٹریڈ جیسا آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں وہی لوگ ہیں، وہی چہرے ہیں، دو چیزوں کو چلا رہے ہیں. یہ تو ہم نے اس پر بہت کہا ہے، کہتے بھی رہیں گے. سول سوسائٹی میں ایسا نہیں تھا. سول سوسائٹی میں اکیلا میں نے ہارا تھا، ٹھیک ہے، میں نے 6 مہینے 8 مہینے کے بعد مجھے خیال آ گیا کہ یہاں سول سوسائٹی ہونی چاہیے. جو بھی میرے ساتھ مل گیا اس میں سب سے پہلے جو تھے ہمارے 2 وہ ایجوکیشنسٹ تھے. بابا صاحب تھے یہ ایجوکیشنسٹ، یہ چیف ایجوکیشن آفیسر غلام محی الدین آنگر صاحب تھے، گنائی صاحب تھے، اور بھی کئی ٹیچر اور اچھے جو ریٹائرڈ ملازم تھے، سب میرے ساتھ تھے. اس میں تاجر 2-4 بھی تھے. پہلے 20 گروپ کا جو ممبر تھا، کور گروپ تھا، اس میں زیادہ تر سرکاری ریٹائرڈ ملازم تھے. 2-3 تھے، 2-4 تھے یہ جو تاجر تھے، تاجر بھی تھے اور ہمارے ساتھ بھی تھے. تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا سول سوسائٹی کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ یہ ہارنے کے بعد بنائی گئی تھی. یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ ٹریڈ کا الگ میدان ہے، سول سوسائٹی کا الگ میدان ہے. آج بھی اگر سول سوسائٹی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کا میدان بہت وسیع ہے. اس کا میدان ہی وسیع، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. سوپور کا بچہ سوپور کی ہر عورت، سوپور کی ہر بچی، سوپور کا ہر بچہ سول سوسائٹی کا ممبر ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آؤٹ کم آف ٹریڈ تھی؟ نہیں تھی یہ. اور میرا تصور آج بھی یہی ہے کہ سوپور کے لوگوں کو ایک جگہ جمع ہو کر سول سوسائٹی تشکیل دینی چاہیے. ایک سول سوسائٹی، 2 نہیں، ایک، جس میں سارے سوپور کے لوگ ہوں جو آنا چاہتے ہوں. 300 400 500 لوگ. انہیں ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے، انہیں الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. اور پھر جو مینڈیٹ آئے گا، وانی صاحب جو سول سوسائٹی سوپور کے چیئرمین کو جو مینڈیٹ آئے گا وہ باوزن ہوگا، اس میں وزن ہوگا، اس کا وقار ہوگا، اس کا احترام ہوگا، اس کی عزت ہوگی. وہ کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پر سر اٹھا کے کہے گا کہ میں سول سوسائٹی سوپور کا چیئرمین ہوں، کیونکہ وہ الیکٹڈ ہوگا. الیکٹڈ اور سلیکٹڈ میں بہت فرق ہے. میں خود ہی گھر بیٹھے بن جاؤں کوئی چیئرمین میں، تو یہ ایسی بات چلتی ہے؟ نہیں چلتی ہے. پروین صاحب، اچھی بات ہے. اگر براڈ ویژن میں دیکھا جائے تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک بڑی تنظیم ہونی چاہیے جو پورے معاملات، پورے مسائل جن کا تعلق ایک شہری سے ہے حل ہونے چاہیے. بالکل حل ہونے چاہیے. بالکل. پروین صاحب، الزام ہے تاجروں کا، صحیح الزام ہے، آپ پر ہے. ٹھیک. آپ الیکشن ہارے اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے سول سوسائٹی بنائی. ایک پرلل تاجر کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، ایک پرلل تنظیم آپ نے بنائی ٹریڈرز فیڈریشن پر. آپ ٹھیک کہتے ہیں. آپ نے پھر یہ تیسری بار یہ سوال کیا ہے. دیکھیں وانی صاحب، میں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹریڈ کا کیا احاطہ ہے آپ خود بتائیے. ٹریڈ کا مطلب، مقصد اور مدعا جو آئین میں ہے وہ کیا ہے؟ ایک ٹریڈر کے مفادات کی نگہبانی کرنا. اس کے علاوہ کچھ ہے؟ اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. آئین جو ٹریڈرز فیڈریشن کا ہے وہ یہی ہے کہ یہ نگہبانی کرے گی ٹریڈر کے مفادات کی، دکاندار کی. اور سول سوسائٹی سوپور، میں کہہ رہا ہوں، میں اس کا بانی ہوں. میرے آئین میں درج ہے، اس سول سوسائٹی کے آئین میں درج ہے کہ یہ سوپور کی نمائندگی کرے گی، ٹریڈر کی نہیں. ٹریڈر اس میں اکائی آ جاتی ہے. ٹریڈر تو ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے سول سوسائٹی کا. آپ اس بات کو
या तो समझ नहीं पा रहे हैं या लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर, गिलकार एसोसिएशन सोपोर, तरखंड एसोसिएशन सोपोर, ड्राइवर्स क्लीनर्स एसोसिएशन सोपोर, अस्पताल यूनियन सोपोर, कोई भी यूनियन, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स आप समझते हैं, खाने किस चीज के खाने हैं? सिविल सोसाइटी सोपोर के खाने। वहां पर अपनी जगह इनकी अहमियत है, इनको अपने मसाइल हल करने, लेकिन यहाँ ये सिविल सोसाइटी है। जब कोई मसला, अहम मसला आएगा जो सोपोर से ताल्लुक रखता होगा, जो ये हल नहीं कर सकते, वो सिविल सोसाइटी सोपोर हल करेगी। अब देखिए कितना फर्क है। अब देखिए जहां एक छोटी सी इकाई ट्रेडर्स फेडरेशन और दूसरी इकाइयां हैं, वहां सिविल सोसाइटी एक समंदर है, सोपोर है। यहाँ 3000 दुकानदार रजिस्टर्ड है या 4000 दुकानदार रजिस्टर्ड, लेकिन सिविल सोसाइटी सोपोर में 60,000 70,000 जितने भी लोग हैं, बालिग सब है। क्या कोई आप इनकार कर सकते हैं? क्या मैं ये कहूंगा कि नहीं ये 200-250 आदमी फर्द की नहीं? ये आपको भी अपना विजन बढ़ाना है। आपको इस सवाल पर नए सिरे से गौर करना होगा कि आईन क्या कहता है, हम क्या कहते हैं, ये मत सोचिए आप। वो लोग क्या कहते हैं, ये मत सोचिए आप। हाँ, ये बात इस पर मुंतकिब, आप बार बार मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं सिविल सोसाइटी आउटकम ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन है। भाई जब मोहम्मद अशरफ गनी ने हारे, ये उसका सवाल है, ये आपको मुझसे नहीं करना। उसने इकोनॉमिक अलायंस क्यों बनाई? ये इकोनॉमिक अलायंस आउटकम ऑफ उसी ट्रेडर्स, वही है, वही 10-15 आज जो मैं अभी लिस्ट आपको दूंगा, वही वोटों के लिए भी जाते हैं, वही कहते हैं वोट लेते वक्त कि ये एक ही है, वो है। ये सिविल सोसाइटी का कुछ और मकसद है, मतलब है, मुद्दा है, उसकी डेस्टिनेशन कुछ और है। सिविल सोसाइटी की मंजिल कुछ और है। मैं अगर सिविल सोसाइटी से अलहदा हूँ, इस जो नाम निहाद सिविल सोसाइटी, लेकिन कल को ये बड़ी सिविल सोसाइटी बन जाएगी, बना रहे, आप बनाएंगे, क्या आप सिविल सोसाइटी के फर्द नहीं है? आप आवाज देंगे, आओ मेरे साथ, मैं यहाँ इंतखाबात कराऊंगा सिविल, मैं आपके साथ आगे आगे चलूंगा एक अदना वर्कर की तरह। क्योंकि असल बात यही है कि लोगों का मैंडेट लेकर आओ। जब सिविल सोसाइटी को लोगों का मैंडेट होगा, तब इसको कोई ट्रेड की इकाई नहीं कहेगा, तब कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये ट्रेड से निकली है। अरे भाई, ट्रेड का अपना मतलब है, सिविल सोसाइटी का अपना मतलब है। ये नहीं, ये आपको वाजिया होना चाहिए जहन में। इलेक्टेड बॉडी और सिलेक्टेड बॉडी में 99% फर्क है, 99%। 100, वो तो मैंने आपको पहले ये सवाल आपने पहले ही किया था कि यही फर्क रहता है कि मोहम्मद अशरफ गनाई साहब इस वक्त इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, ये इलेक्टेड बॉडी है। अगर वो किसी महफिल में अपने ताजर के लिए जाएंगे, अपने ताजर के लिए, तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि वो ताजर का नुमाइंदा है, अपनी ट्रेड का नुमाइंदा है। अब 2-4 आदमी जो अपने आप को सिविल सोसाइटी कह रहे हो, ये कहीं किसी फोरम में जाएंगे, मैं नहीं समझता कि इनकी कोई अहमियत रह जाती है, क्योंकि ये खुद साख्ता है। इनको किसने मैंडेट दिया है? आपने तो नहीं दिया, आपने वोट नहीं डाला, आप इलेक्शन में आए हैं नहीं। यही फर्क होता है, 100% फर्क है उसमें और इसमें। वकार में भी फर्क है, इज्जत में भी फर्क है, तकदीस में भी फर्क है, और आवाज आगे पहुंचाने में भी फर्क है, पहुंचाने में बड़ा फर्क है। आगे बढ़िए। बिल्कुल अच्छी बात है। जिनको मैंडेट नहीं होगा लोगों का, वो सोसाइटी का भला भी नहीं कर सकते हैं, उनको करना ही नहीं चाहिए, वही नहीं कर भी नहीं सकते हैं। न कर सकते। मुझे ये बताइए परवीन साहब, आप भी तो चेयरमैन बने थे सिविल सोसाइटी के, अगर आपको भी यही इन्हीं अल्फाजों में कहेंगे कि जो आप कह रहे हैं कि ये खुद साख्ता है। बिल्कुल, तो मैं भी खुद साख्ता था, अभी खुद साख्ता थे। मैं तो अरे वानी साहब, मैंने आपको ये जो पढ़कर रिकॉर्ड कराया है, आप इसको देखें ना, मैं क्या कह रहा हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि मैं भी खुद साख्ता ही था, लेकिन उस वक्त 20 मेंबरान थे, 20 मेंबर हुए, हमारा ये हो गया, इलेक्शन हो गया, मैंने 13 वोट लिए। 20 में से मैंने 13 वोट लिए, इसलिए मैं कोर ग्रुप में चुन के आ गया, सिलेक्टेड नहीं आ गया, इलेक्टेड आ गया, क्योंकि उस वक्त 20 आदमी कोर ग्रुप में थे।
इसके बावजूद मैं यही कहूंगा कि सिविल सोसाइटी सोपोर सारी खुद साख्ता थी, क्योंकि हमने सोपोर के अवाम से मैंडेट नहीं लिया था। मैं मुंतखब था, मैं इलेक्टेड था, कोर ग्रुप ने मुझे इलेक्ट किया था। इस बात को आप समझें, मैं खुद नहीं बना था। जिस तरह से खुरू साहब इस वक्त चेयरमैन है या अकबर साहब गनाई बने थे, उसको हमने यूं ही बना दिया था, कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। इलेक्शन तो हुआ जब मैं बना था। अब इसके बावजूद मैं कहता हूं कि नहीं, ये भी सिलेक्टेड कसाई था, क्योंकि मैं समझ गया। मैंने इसमें आपको जो सुनाया है ये तहरीर, मैं इसमें यही बात कहता हूं कि जब लोगों ने हमको मैंडेट ही नहीं दिया, जब लोगों ने वोट ही नहीं डाले, जब लोग इसके मेंबर ही नहीं बने, तो हमें क्या हक है ये कहने का कि मैं इसका चेयरमैन हूं, मैं इसका सदर हूं, मैं इसका जनरल सेक्रेटरी? ये कोई नहीं। इसलिए सिविल सोसाइटी सोपोर होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। इसमें सोपोर के तमाम लोग जो आना चाहिए उन्हें आना चाहिए, उन्हें वोट का हक देना चाहिए, उन्हें इलेक्शन लड़ने का हक देना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, 5-6 अफराद जो इस वक्त बैठे हैं सिविल सोसाइटी में, मेरी सिविल सोसाइटी में, जिसका मैं चेयरमैन, अब भी इलेक्टेड चेयरमैन हूं, क्योंकि तब से कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं। मुझे वोट पड़े हैं 20 में से 13 वोट, ये रिकॉर्ड पर है, उनकी रिकॉर्ड पर। लेकिन मुझे शर्म आती है, मुझे नदामत महसूस ये होती है कि हम गलत थे। जैसा मैंने इस तहरीर में कहा है, हमने लोगों को इसमें आने नहीं दिया, हम किसी यहाँ से वहाँ जाने नहीं देते हैं किसी को। हमारा मकसद यह है कि सिर्फ ये 8-10 लोग जो हैं, जिन्होंने सिविल सोसाइटी जो बानी है, मेंबर बने हैं, इनको बस यहीं रहने दिया जाए, बाकी सब लोग तमाशबीन हों। अब देखिए ये क्या करेंगे। इन्होंने 100-150 आदमी को बुलाया था, आप भी वहाँ थे, 70 आदमी वहाँ आ गए थे टोटल। 70 में से 50 ने लिख के दिया है किसी दूसरी तंजीम को कि हम इसको कबूल नहीं करते। अब रह गए 25। अब ये लोग कहते हैं कि हम इलेक्शन करेंगे 30-40 आदमियों का, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार इनको बुला के कहीं के। इन्होंने एक और हैरत अंगेज बात की है कि सिविल सोसाइटी सोपोर से जो मेंबर खारिज हो गए थे इन डिसिप्लिन में, जो अटेंड नहीं करते थे, जिनकी अपनी दिलचस्पियां नहीं थी, उनको हमने, वो 8 मेंबर थे, वो खारिज कर दिया था मैंने, मेरे दौरानिए में उनको फिर बुलाकर बिठा दिया है कि आप कोर ग्रुप में हो। ये तादाद बढ़ाना चाहते हैं, सरों को, अब सरों की गिनती करना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4 ये बढ़ाना। इससे ऐसे कोई तंजीम नहीं चलती है। ये मानना पड़ेगा। आपको मैंडेट सोपोर का लेना है, अगर आपको चलाना है कोई प्लेटफार्म, अगर किसी और को चलाना है, रशीद साहब को चलाना है, तो सोपोर के अवाम का मैंडेट होना चाहिए कि हाँ हमने इसको चूज कर लिया, ये हमारी नुमाइंदगी कर सकता है। सीधी सी बात। अब घर बैठे बैठे अबूरी चेयरमैन से मुकम्मल मुंतखब अपने आप को पूरा चेयरमैन कहोगे 2-4 वर्ष के लिए, तो ये तो वही हुआ ना कि जो आजकल जमहूरियतों में होता है बड़े बड़े ममालिक में। बहरहाल ट्रेडर्स फेडरेशन एक गैर सियासी तंजीम है, आप इस बात को मानते हैं? नहीं, ट्रेडर्स फेडरेशन का आईन ये कहता है कि ये गैर सियासी है, लेकिन ये गैर सियासी नहीं रही, ये गैर जमाती भी नहीं रही। आपको ये नुक्ता बड़ा नोट करना चाहिए। ये न तो ये गैर सियासी रही, न ये गैर जमाती रही। मिलिटेंसी के दौर में ये पूरी तरह एक जमात के ग्रुप में थी, जिन्होंने मोहम्मद अशरफ गनाई को बनाया। पसंद कोई करे हक की बात या ना करे, अब वो दौर भी चला गया, गुजर गया। उस वक्त एक जमात के पास था ट्रेड, उन्हें उनकी इसकी जरूरत थी, अब निकल गया है। अब भी सियासी, इस पर सियासी असूल की ये नहीं रह सकती है। ट्रेड का जहां तक ताल्लुक है, ये गैर सियासी नहीं रह सकती, ये नहीं रह सकती है। आइन में लिखा होगा लेकिन नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि इनका आना जाना ही सियासी महफिलों में है, और क्या है। इनका उठना बैठना ही पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ है, इनका उठना बैठना ही जो कलीदी ओहदेदार है उनके साथ है, और कभी उनका काम करना है, कभी वो उनका काम करेंगे। ये एक सिलसिला
چلتا ہے. تو اس کے باوجود ٹریڈ اپنی جگہ پر ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ہے, اس کی اپنی اہمیت ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو بھی صدر ٹریڈ کا آئے گا, دکاندار کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جو الیکٹڈ ہوگا. تو اب آج کل الیکٹڈ ہے تو ٹھیک ہے, چل رہا ہے. اب کتنا کام کرے گا, کیا کام کرے گا, یہ دوسری بات ہے. سول سوسائٹی کے لیے یہ بات نہیں ہے. سول سوسائٹی غیر سیاسی رہ سکتی ہے. اس کے لیے میرے پاس دلیل ہے, میرے پاس وجوہات ہے, میرے پاس منطق ہے کہ یہ سول سوسائٹی سوپور محتاج نہیں ہے, کسی سیاسی شخص کی محتاج نہیں ہے, کسی سیاسی منسٹر کی محتاج نہیں ہے. لیکن جب یہ سول سوسائٹی صحیح معنوں میں سول سوسائٹی ہو, آپ محتاج نہیں ہوں گے, اس کا چیئرمین محتاج نہیں ہوگا, بلکہ ایڈمنسٹریشن کو سول سوسائٹی کے پاس آنا پڑے گا, کیونکہ یہ ایک قصبے کی آواز ہوگی, یہ ایک قصبے کی نمائندگی کرتے ہوگی, کسی ایک شعبے کی نہیں. میری بات آپ گھر میں بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ سول سوسائٹی ایک الگ چیز ہے. دنیا میں جتنی بھی بڑے ممالک کی سول سوسائٹیاں ہیں وہ سرکاری ایوانوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سرکاری ایوان میں کوئی بھی کسی ایک پارٹی کا ہو سکتا ہے, منسٹر, ڈپٹی منسٹر, پرائم منسٹر, وزیر وغیرہ, لیکن سول سوسائٹی عوام کی ہوتی ہے اور عوام کی آواز بن کر یہ آگے بڑھتی ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سول سوسائٹی بہت اہم چیز ہے, سول سوسائٹی بہت اہمیت رکھتی ہے, بہت افادیت رکھتی ہے, بڑی افادیت رکھتی ہے. تو سول سوسائٹی کو, مگر اگر 2-4 آدمی کی سول سوسائٹی ہو تو پھر یہ تو گھر کی لونڈی ہو گئی, کسی محلے کی چھوٹی سی ٹیم ہو گئی, یہ آگے نہیں بڑھ سکتی. اس کے لیے پورے قصبے, جہاں کی یہ ہو, پورے قصبے کو متحد ہو کر ایک باڈی بنانی ہے, الیکشن کرانا ہے, کسی ایک شخص کو مینڈیٹ دینا ہے تاکہ ایوان بھی اس کی آواز سے لرز اٹھے. کم سے کم انہیں پتہ چلے کہ سارا سوپور اس کے پیچھے ہے, اس میں ٹریڈ بھی ہوگا, دوسرے مسائل بھی ہوں گے, دوسرے بھی کیوں نہیں چلیں گے اس کے پیچھے جب کامن مسئلہ ہو, جب سوسائٹی کا مسئلہ ہو. ٹریڈ کا مسئلہ سوسائٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ ٹریڈر کا مسئلہ ہے. آپ فرق کیجئے نا, آپ میرے خیال میں فرق نہیں کر پاتے. یہ سوسائٹی کا مطلب ہے ایک مکمل ایک معاشرہ, جہاں آپ رہ رہے ہیں, جہاں بس رہے ہیں, جہاں آپ کی بود باش ہے, ان کے مسائل ہیں. اور یہی میرا سول سوسائٹی کے متعلق میرا نقطہ نگاہ یہی ہے. اس لیے سوپور کے عوام کو میں آپ کے توسط سے بھی یہ پیغام دوں گا کہ سول سوسائٹی بناؤ, سول سوسائٹی میں آ جاؤ, سول سوسائٹی کو فریم کرو, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ رشید پروین ہی ایک اور آواز لگائے کہ سول سوسائٹی آ جاؤ دوسری بنائیں گے. میں کیوں بناؤں دوسری؟ میں نے ایک بنائی ہے, اس میں اگر وہ چاہتے ہیں, آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں یہ سب لوگ اکاموڈیٹ ہوں تو ایک ہی سول سوسائٹی بنائے گی. نہیں تو کوئی دوسرا بنائے گا جس میں زیادہ لوگ ہوں, 5-8 آدمی کے بجائے 500-800 ہوں, انہی کی بات چلے گی. سیدھی سی بات ہے وانی صاحب, ہے کہ نہیں؟ 2-4 آدمی کے بجائے دو دوستوں کے بجائے, مثلا گورو صاحب, کورو صاحب, یہ تو ایسوسیٹ ہیں ایک دوسرے کے. اس کو ہم سول سوسائٹی کا نام تو نہیں دے سکتے نا, یہ ایسوسیشن ہے اپنی ان کی. باقی 2-3 دکاندار ہیں, ان کو فرصت ہی نہیں ملتی ہے. ایک ہمارے حاجی محمد اکبر ڈار صاحب, انہوں نے اپنا یہ استعفیٰ دے دیا ہے کور گروپ سے. کیوں دے دیا؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں کہ 5 آدمی کی جماعت رہے. ہم ہی ہیں, ہم میں سے یہ الیکشن لڑے گا. کون لڑے گا؟ اکبر صاحب لڑیں گے, کورو صاحب لڑیں گے, دوسرا کوئی لڑے گا. جو اپنی یہ چلاتے ہیں, الگ الگ تنظیمیں بھی یہ چلاتے ہیں, یہ لوگ ان کی اپنی الگ تنظیمیں بھی ہیں. کسی کا رجسٹرڈ کوئی ہے, کسی کا کچھ ہے, کسی بہرحال یہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ سول سوسائٹی ایک چیز ہے, ٹریڈ ایک چیز ہے. ٹریڈ کے اپنے مقاصد چھوٹے ہوتے ہیں, سول سوسائٹی کے مقاصد بہت بڑے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں. پروین صاحب, بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ
की सोच के मुताबिक ट्रेडर्स फेडरेशन गैर सियासी नहीं रह सकती है, क्योंकि इनका आना जाना काम ही है। सियासी बिल्कुल काम सियासी लीडरों के साथ प्लेटफॉर्म पर है। होता है। इनका आना जाना मिनिस्टरों के यहाँ सियासी प्लेटफॉर्म के यहाँ आना जाना है, तो गैर सियासी नहीं है, नहीं तो रह अगर सकती, नहीं रह सकती है। चलो नहीं रह सकती है। अगर यही मामला, जैसे आप कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी गैर सियासी तंजीम है और रह भी सकती है, अगर यही मामला वो हुकूमत के साथ शेयर करें, सियासी प्लेटफॉर्म पर लाए या सियासतदानों तक पहुंचाए, तो वो क्या बहुत तो अच्छा, वो क्या गैर सियासी रह सकती है? आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैंने बार बार मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बड़ी वजाहत देने की कि देखिए ट्रेड का ये मसला है ट्रेडर का। ट्रेडर को कोई मसला है तो दुकानदारों का कोई भी झगड़ा है, मसला है, रेंट है, किराया है, क्या इसके लिए आपको जाना ही जाना पड़ेगा। कभी पुलिस में जाना है, कभी हायर अथॉरिटीज के पास जाना है, कभी तो इसमें इन्फ्लुएंस रहता है, इसमें इन्फ्लुएंस रहता है। तो इसमें गैर सियासत और इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी प्रेसिडेंशियल दौर में होती है, जब इसका इलेक्शन होता है, इसमें होती है, ये मुझे पता है। अब मैंने ये क्यों कहा कि सिविल सोसाइटी सोपोर अगर चाहे, मैंने यही अल्फाज इस्तेमाल किया, अगर चाहे तो गैर सियासी रह सकती है, क्योंकि इसको जो मसला हल करना है वो इसका 10-15 अफराद का मसला नहीं है। मसलन आपने अभी मिसाल दी बिजली की, ये सारे सोपोर का मसला है। जब इस मसले को लेकर आप डाक बंगलों में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएंगे तो आप सियासी आदमी नहीं हुए, आप सियासी तंजीम के साथ वाबस्ता नहीं हुए, आपने सोपोर का, एक माशरे का, एक खिते का मसला पेश किया बहैसियत शहरी। सिविल सोसाइटी का मतलब है शहरी, बहैसियत शहरी के नुमा आपका काम खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं वो ये इसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं, आपको देखना है कि क्या करते हैं, काम किया कि नहीं किया, ये दूसरी चीज है। लेकिन आप उनको प्रेशर नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई प्रेशर ग्रुप हो, बात करने का ग्रुप हो, बात आगे बढ़ाने का ग्रुप हो, आप काम करवाने से ताल्लुक नहीं रखते, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, काम करवाना आपके हाथ में नहीं। ये फर्क है, इस फर्क को आप समझ लें। इसलिए मैंने कहा कि सिविल सोसाइटी अगर चाहे तो गैर सरकारी गैर सियासी रह सकती है और बड़ी इज्जत के साथ रह सकती है, बड़े सम्मान के साथ रह सकती है, बड़े वकार के साथ रह सकती है, कोई हर्फ इस पर नहीं आ सकता। लेकिन उसके लिए बुनियादी बात यह है कि आपको मैंडेट हो। ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर, सिविल सोसाइटी सोपोर, आपका जो कहना है कि ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर एक निजी सतह पर, निजी नहीं कहेंगे, या लोअर लेवल पर ताजरों के मसाइल हल कर सकती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नहीं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नहीं। और सिविल सोसाइटी एक बहुत बड़ा इदारा है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पब्लिक मैंडेट होना चाहिए, और ये एक बावकार तंजीम भी हो सकती है अगर इसका मैंडेट लोगों ने इसका मैंडेट दिया हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये बड़े पैमाने पर लोगों की खिदमत कर सकती है और मसाइल भी हल हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा रशीद साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर ट्रेडर्स फेडरेशन और सिविल सोसाइटी लोगों के सारे मसाइल हल कर सकते हैं, करेंगे? या सिविल सोसाइटी लोगों के सारे मसाइल हल कर सकते हैं? यहां फिर आप एक बात, नहीं, मुझे ये बताए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप ट्रेड की भी बात करते हैं। अच्छा, ट्रेडर्स फेडरेशन को छोड़िए, अगर मैं सिविल सोसाइटी की ये बात कहूं कि सिविल सोसाइटी ब्रॉड विजन में हमारे सारे मसाइल हल कर सकती है, अगर उनके पास मैंडेट होगा लोगों का, है ना?
सही बात है, बिल्कुल आप सही सही फरमा बात रहे है। हैं। नहीं, अब मेरा सवाल है, नहीं अब मेरा सवाल है, सवाल पहले सुनिए मैं आपको करेक्ट नहीं नहीं, फिर करेक्ट करिए ना आप बाद में। फिर अब मेरा सवाल है, कुछ तो एमएलए साहब के भी लिए, एमएलए साहब जो होगा हमारा उसके लिए भी कुछ रखिए। अब खुद ही सारा जो हल करेंगे तो एमएलए हमारा किस काम का? क्यों उसको वोट क्यों दें हम? जरा ये बताइए। दरअसल यानी यार आप पता नहीं आप कहाँ कंफ्यूजन में आ रहे हैं, आपके ख्यालात कहाँ गुड मिड हो रहे हैं। ये सोपोर का ये सारी जितने भी लोग हैं ये सब हैं सिविल सोसाइटी सोपोर के। इनमें ये कंपोनेंट है ट्रेडर्स का, ये देखिए एक, इसके बाद है कारखानों का, इसके बाद है ड्राइवर्स एसोसिएशन, इसके बाद है कोई भी, ये सब कंपोनेंट्स है। लेकिन इसके बीच में जो है ना ये सारे का सारा सिविल सोसाइटी सोपोर में आ जाता है। अब आपका सवाल ये होगा कि जब सिविल सोसाइटी सोपोर सारे मसाइल हल करेगी तो एमएलए साहब क्या करेंगे? अरे मेरे भाई, मैंने अभी 2 मिनट पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि जो कॉमन मसाइल हैं, मसलन बिजली का फेलियर हो गया, ये सिविल सोसाइटी ने उठाया कि चूंकि कॉमन है इसको हल कराने की कोशिश की। ये जरूरी नहीं है कि ये हल हो, असल मामला ये किसके पास जाएगी? सिविल सोसाइटी नहीं, ये अपने इस मसले को लेकर कहाँ जाएगी? ये भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही जाएगी, एमएलए के पास ही जाएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही जाएगी, कलीदी ओहदे और किसके पास जाएगी? जाना तो इसको भी वहां ही है, एमएलए के पास, या कोई दूसरा जो है डिस्ट्रिक्ट के हेड है, या जो पार्टी लीड करता है गवर्नमेंट की, जिसकी गवर्नमेंट है उसकी, इनको भी वहां ही जाना है। लेकिन सिविल सोसाइटी की आवाज में एक वकार होगा, ये समझने की जरूरत है। एक तकदीस होगी, एक इज्जत होगी, एक हौसला अफजाई का मकाम होगा, क्योंकि एमएलए साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, डीसी साहब को ये पता होगा कि मैं, ये जो वफद है, ये जो चेयरमैन है, ये सिविल सोसाइटी सोपोर का है, किसी एक इकाई का नहीं। फर्क यही आप कीजिए ना, किसी एक इकाई का नहीं। छोटे छोटे मसाइल एसोसिएशन खुद हल करती है, जिसका भी जो मसला हो। ये सिर्फ बड़े मसाइल के लिए है, और बड़े मसाइल के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा आपके जहन में ये मसला आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर आप पूछ सकते हैं, कोई बात, क्योंकि मैं क्लियर हूं। मेरा जहन इस मामले में बड़ा क्लियर है कि ट्रेड का क्या अहाता है, ट्रेड का दायरा क्या है, दायरा अमल क्या है, इसको किस दायरा अमल में काम करना है। अब आप यहाँ कंफ्यूजन आपका हो जाता है कि ये ट्रेडर्स फेडरेशन है, इसका ट्रेड दुकानदार है, ये इकोनॉमिक अलायंस है, इसका कौन सा दायरा है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं कहता हूं कि इन सब दायरों से बढ़कर सिविल सोसाइटी का दायरा है, जिस पर अभी 2-4 अफराद हैं और कहते हैं कि हम सिविल सोसाइटी, ये सिविल सोसाइटी नहीं है। मैं फिर कहूँगा सिविल सोसाइटी बननी चाहिए, बनाई जानी चाहिए। तो मुझे लगता है आप को इत्मीनान भी हो गया होगा, आप मुतमईन भी हो गए होंगे। कोई और जहन में गिरा है तो खोल दीजिए, बता दीजिए। इस वक्त बैठे हैं। तो रिजी साहब, अब आपका पैगाम क्या रहेगा? जैसे अब सिविल सोसाइटी कहते हैं, या सियासी तंजीम जिन्हें आप कह रहे हैं, या ट्रेडर्स फेडरेशन जिन्हें आप कहते हैं, उनके लिए या आम कॉमन पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? मानी बहुत अच्छी बात है कि लास्ट पर मैं ये कहूँगा कि ट्रेडर्स फेडरेशन को अपने दायरे में काम करना चाहिए। ताजरों की एक अंजुमन है, एक महफिल है, उनके भी बड़े मसाइल होते हैं, उन्हें उस पर काम करना चाहिए। बाकी रहा सोपोर का मामला, तो सोपोर में क्या सारे कश्मीर में इस वक्त कुछ ऐसा ट्रोमा चल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि किस मसले के लिए किसके पास जाए। इस कंफ्यूजन को सिर्फ दूर कर सकती थी सिविल सोसाइटी सोपोर। ये मेरा जाती मानना है, और है भी यही बात सच। क्योंकि जैसा मैंने बार बार ये कहा कि सिविल सोसाइटी किसी एक तबके की नहीं है, किसी एक रंग वाले की नहीं है, किसी एक नस्ल की नहीं है।
ये सोपोर के माशरे की सोसाइटी होनी चाहिए। सोपोर के माशरे को मैं ये पैगाम दूंगा कि तमाम सोपोर को सिविल सोसाइटी में आना चाहिए, ख्वाहिश करनी चाहिए, और सिविल सोसाइटी जो भी बनेगी उन्हें अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए, उन्हें लोगों को आने देना चाहिए, उन्हें मेंबरशिप देनी चाहिए। मेंबरशिप देने के बाद एक इंतखाब अमल में लाना चाहिए। इंतखाब के बाद जिसको सोपोर के लोग मैंडेट देंगे वो इसका चेयरमैन आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि वो सारी सिविल सोसाइटी सोपोर का मुतहिद अकेला चेयरमैन है। 2 साल के लिए या 3 साल के लिए वो अपनी बॉडी बनाएगा, और उसके बाद इसका ये फर्ज बनता है कि वो हर सियासी जीने पर, हर मिनिस्टर की दहलीज पर, एवं यहाँ तक कि गवर्नर लेफ्टिनेंट मोहतरम की दहलीज तक भी चला जाए सोपोर के मसाइल लेकर, और उन्हें सोपोर के मसाइल से मतलब वाकफियत दिला दे। उनका हल होना या न होना दूसरी बात है, वो क्या चाहेंगे सियासी तौर पर, यह दूसरी बात है, लेकिन इसका ये फर्ज है सिविल सोसाइटी सोपोर के चेयरमैन का और उस बॉडी का कि वो तगदो करे, वो कशमकश करे, वो मुख्तलिफ जो जगह हैं इसके लिए मसाइल हल करने की वहाँ चली जाए, लेकिन बावकार चेयरमैन जिसको सोपोर का मैंडेट हो, जो कह सके कि हाँ मुझे सोपोर ने 2000, 3000, 1200, 800 में इलेक्शन में जीता हूँ। ये नहीं कि वो दबिया लफ्ज में कहे कि मुझे 5-6 आदमी ने सिविल सोसाइटी का चेयरमैन बना, ये ऐसे चलेगा नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। ये रहे नाज़रीन परवीन साहब, प्रोग्राम में आने का इनका हमने तो बहुत खैर मकदम किया है, शुक्रिया भी किया है। तारीख दान भी है, मोरिक है, तारीख लिखने वाले हैं, मजमून निगार है, मजमून लिखने वाले हैं। भारत के बड़े बड़े अखबारों में इनके मुरासले छपते हैं, समाजी कारकुन भी रहे हैं, और यह अलग बात है आजकल थोड़ा दूर ही रहते हैं। इन्होंने बड़ा काम किया है सोपोर में, और बावकार ताजिर भी रहे हैं, और एक तजारती शख्सियत भी है, हमाजहत शख्सियत है। रशीद साहब से हम यहीं पे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात किस्मत में नसीब में हो तो फिर मुलाकात करेंगे, और फिर सवालात लेकर आएंगे, और बराबर रशीद साहब से पूछते रहेंगे।